नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। हिंदी में बोला जाता है अधो विकास या अल्प विकास का सिद्धांत। देखो, दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है डेवलपमेंट और जिसके बाद में एक होता है अंडर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जिसका पूरी तरीके से विकास हो चुका है, और अंडर डेवलपमेंट का मतलब है कि जिसका अभी तक विकास नहीं हो पाया, मतलब एक तरीके से वह पिछड़ेपन की अवस्था में है। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, इसमें हम 10-12 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे और उन सिद्धांतों में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कोई देश पिछड़ा हुआ है तो क्यों है। ठीक है ना। ये जो थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट है ना, ये भी इसी बात पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे हम देखते हैं कि कई देश वो बहुत ज़्यादा और बहुत पहले विकसित हो गए हैं। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर एक सुदृढ़ टेक्नोलॉजी है। जैसे हम जापान की चर्चा करें, जैसे हम चाइना की चर्चा करें, जैसे हम अमेरिका की चर्चा करें, जैसे हम रूस की चर्चा करें। ठीक है ना। डेवलप्ड कंट्री है। तो थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट यूँ कहता है कि वो डेवलप्ड हुए हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे निकल गए, क्या क्या सिचुएशन थी, है ना। और जिसके बाद में थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट है, वो इस बात की भी चर्चा करता है कि कोई देश अगर पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना, अगर वो परिधि देश है या सेमी परिधि देश है, वो विकासशील अवस्था में है या वो एक अविकसित या गरीबी की अवस्था में है, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आज की क्लास का जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा यही है कि कोई देश पिछड़ा हुआ है तो क्यों है। किसी देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, है ना, सोशल पैथोलॉजी के बहुत सारे अगर प्रकार विद्वान हैं, तो इसके पीछे कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सोशल पैथोलॉजी, जिसकी बात मिस्टर गिन्सबर्ग भी करते हैं, सोशल पैथोलॉजी का मतलब यही होता है कि समाज को तोड़ने वाली शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जिनकी वजह से समाज का संतुलन है ना जो बिगड़ जाता है। तो आज की हमारी क्लास है इसी मुद्दे और इसी टॉपिक को लेकर है कि कोई देश पिछड़ा हुआ है तो क्यों है। अब जैसे हम चर्चा करें, ये जो पहला मॉडल निकल कर आता है, जिसे हम आर्थिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, डब्ल्यू रोस्टो का। दिमाग को चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है, ललाट पर बड़ी बड़ी लकीरें खींचने की भी आवश्यकता नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है ना। ज़्यादा लिखने से बचे। मैं तो आपको बहुत गहराई में जा के पढ़ाता हूँ, एग्जाम में इतनी गहराई में नहीं आएगा। ठीक है। जैसे साथियों, अमेरिकन अर्थशास्त्री थे डब्ल्यू रोस्टो। इन्होंने आर्थिक विकास के 5 चरण बताए हैं, और इनके जो चरण है ना, ये सारे के सारे यूनिवर्सल प्रोसेस है। रोस्टो यूँ कहता है कि ये पांचों स्टेप सभी देशों में समान रूप से लागू होते हैं। अब प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से रोस्टोव ने कौन सा चरण बताया या कौन सा चरण नहीं बताया। बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी में याद करें, क्योंकि हिंदी में शब्द है ना वो चेंज हो जाते हैं। पहली बात तो इनकी एक किताब है, बहुत फेमस किताब है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 1960 में पब्लिश हुई थी। ठीक है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 चरण बताए हैं। पहला चरण बताया पारंपरिक समाज। किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, रोस्टोव के अनुसार जो पहला समाज होता है ना, वो पहला समाज क्या होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है, यानी पारंपरिक समाज होता है। वो केवल अपने ज़रूरतों के हिसाब से ही प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन नहीं करता है। वो इतना ही कमाता है जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और ये पहला चरण सभी देशों में आएगा तो आएगा, ये बात कही है रोस्टोव ने। ठीक है ना। जिसके बाद में इन्होंने जो दूसरा चरण बताया है, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, 5 चरण बताए हैं ना, वो एक हवाई जहाज या प्लेन उड़ान भरता है ना, उसके आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो दूसरा चरण है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, है ना। सभी देश सेकंड अवस्था में उत्पादन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इनपुट देते हैं, मतलब थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, डेट इज सेकंड कंडीशन। जिसके बाद में जो तीसरी कंडीशन है ना, वो टेक ऑफ की है, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है ना। और जिसके बाद में चौथी कंडीशन है, इसमें सभी देश क्या करते हैं, परिपक्वता की ओर कदम रखते हैं। ठीक है। बहुत सारी डाइवर्सिटीज आ जाती है, अलग अलग प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं वो स्थापित होने लग जाते हैं। और जिसके बाद में जो पांचवी अवस्था आती है,
वो एज ऑफ मास कंजप्शन, बहुत अधिक उपभोग का युग है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का क्या होने लग जाता है, कंजप्शन होने लग जाता है। मतलब समाज में अमीर लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ने लग जाती है और वो साधन और संसाधनों को ग्रहण करने लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भौतिकवाद की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि मिस्टर रोस्टोव साहब हैं, उसने आर्थिक विकास के 5 चरण बताए हैं और इन पांचों चरणों की जो प्रमुख खासियत है ना, इम्पोर्टेंट जो बात है वो बात यही है कि उनके अनुसार ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब है कि ये पांचों स्टेप है ना सभी देशों पे लागू होते हैं। तभी तो इनकी आलोचना हुई थी। आलोचना ये हुई थी कि भाई ये मॉडल यूरोप में अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, पूर्व में अलग तरीके से हो सकता है। जैसे हम भारत की चर्चा करें, भूटान की चर्चा करें, मिस्र, अर्जेंटीना, ब्राजील, ग्वाटेमाला, ये कतई आवश्यक नहीं है कि ये पांचों कंडीशन है ना ये समान रूप से लागू हो। तो इस आधार पर आलोचना हुई थी। आपको केवल ये पांचों याद करने हैं, ठीक है। फिर जिसके बाद में जो दूसरा मॉडल निकल कर आता है वो आधुनिक विचारधारा का निकल कर आता है। मतलब आधुनिक विचारधारा क्या कहती है? आधुनिक विचारधारा डब्ल्यू रोस्टोव की तरह यूं कहती है कि विकास क्या होता है, एक लीनियर प्रोसेस होता है, सभी समाजों में समान रूप से जो विकासवादी प्रक्रिया है ना वो गुजरती है। यहाँ पर भी मतलब एक तरीके से जो रोस्टोव का मॉडल था ना वो आधुनिक मॉडल ही था, ठीक है। और फिर आधुनिक मॉडल यूं कहता है कि विकास के लिए टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होना जरूरी है और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना भी जरूरी है। मतलब ट्रेडिशनल जो व्यवसाय है उसके आधार पर कोई भी देश आर्थिक सुदृढ़ता को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। जिसके बाद में आधुनिकीकरण का सिद्धांत यूं कहता है कि श्रम का विभाजन हो जाता है, विशेषज्ञता बढ़ती है। जैसे एक क्लास में मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बनकर उभरा है। मेडिकल साइंस का अलग स्पेशलिस्ट होता है, राजनीति का अलग होता है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का अलग स्पेशलिस्ट होता है और वह संबंधित काम को बेहतर ढंग से कर पाता है। ये थोड़ी होता है कि हर व्यक्ति हर काम में परिपक्व हो, है ना। तो यहाँ पर विशेषज्ञों की जो टीम है वो निकल कर आती है। इसकी भी आलोचना हुई थी, है ना, संस्कृति को भी परिवर्तित कर दिया है। जैसे हम डिसएम्बेडिंग और री एम्बेडिंग की बात करें गिडिंस की, तो गिडिंस यूँ कहता है कि वैश्वीकरण ने लोगों को अपना जो इंडिविजुअल कंटेंट था ना वो भी मूल कंटेंट था, जो उनका ओरिजिनल पैदाइश थी, वहाँ से लोगों को विमुख कर दिया। लोग अपने जो मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, पैटर्न हैं, मानदंड हैं, मापदंड हैं, उन सभी को भूलते हुए जा रहे हैं और नई संस्कृति नए मूल्यों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ है, ये आधुनिकीकरण मॉडल है। इसकी आलोचना भी हुई थी कि ये बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक था। यूरोसेंट्रिक का मतलब है कि ये मॉडल है ना यूरोप के देशों पर ही केंद्रित था। मतलब जैसा जैसा हम आधुनिकीकरण मॉडल की बात करें अधिकतर वैसा वैसा यूरोप के देशों में देखा गया था, ठीक है। और इसमें बाहरी कारकों की उपेक्षा की गई। जैसे अब हम उपनिवेशवाद की चर्चा करें, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई भी देश कहीं भी किसी दूसरे देश में कॉलोनियां बनाता है। जैसे हम क्या थे, अंग्रेजों के उपनिवेशिक देश थे, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ उपनिवेश किया क्योंकि अंग्रेजों की हमारे यहाँ कॉलोनियां थी, ठीक है ना। अब भाई ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है ना कि एक उपनिवेशिक देश है एक स्वतंत्र देश है। उपनिवेशिक देश की जो कंडीशन है वो अलग होती है। जैसे हमारे देश की चर्चा करें, अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि आप नील की खेती करोगे। अब हमारे देश का यहाँ पर व्यक्ति चाहकर भी खुलकर बिजनेस नहीं कर पा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा ही हमारा पूरा जो व्यापार तंत्र है ना वो निर्देशित होता था। हमारे यहाँ विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग कितनी ही थी, मैं यूँ कह सकता हूँ कि बिल्कुल कम। अधिकतर कच्चा माल है जो इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड से फिर प्रोडक्ट बनकर हमारे देश में और दुनिया के तमाम देशों में जाते और वहाँ पर मार्केट में वो बेचे जाते थे। तो ये भी आलोचना का प्रमुख कारण था कि एक तो ये यूरोसेंट्रिक है ही, यूरोप के द्वारा संचालित किया जाता है, साथ ही उपनिवेशिक और स्वतंत्र देशों का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़े, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण है ना, वो यूं कहता है कि विकास का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता और बिल्कुल नहीं होता ना। डेवलपमेंट एक लीनियर प्रोसेस है ही नहीं, वो एक बहुआयामी है। भाई विकास ऐसा थोड़ी है कि सभी देशों में समान रूप से, जैसे हम
हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, सिंपल सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी, डबल कंपाउंड और ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी, एक के बाद एक सोसाइटी आएगा। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे जो विकास है ना, वो भाई साहब उछाल मारता है, हॉरिजेंटल भी नहीं है, वो तिरुगति से ऊपर जाएगा ना, तिरुगति से नीचे आएगा। जैसे हम पेंडेमिक की बात करें, कोरोना की, अब कोविड-19 आया 2020, 21, 22, कोविड-19 का खूब प्रभाव रहा। तो टेक्नोलॉजी अगर कोविड नहीं आता तो इतनी तेजी से हमारे देश में थोड़ी फैलती। ऐसा बताते हैं, मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कोरोना नहीं आता ना तो जो चीज हम 25 साल बाद प्राप्त करते, कोरोना की वजह से वो 25 साल पहले प्राप्त कर ली। टेक्नोलॉजी का विकास तो हुआ है। ऑनलाइन सेक्टर में देख लीजिए, आप एजुकेशन के फील्ड में देख लीजिए, कितने सारे प्लेटफॉर्म आ गए। हालांकि मेरे संदर्भ में वो बात लागू नहीं होती। मैं लगभग 2017 से ऑनलाइन मीडिया है ना, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। तो टेक्नोलॉजी ने अप किया। वहीं अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, भाई अर्थव्यवस्था उससे गड़बड़ा गई है ना। तो इस आधार पर भी इसकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। ठीक है, तो ये जो रोस्टो का आधुनिकीकरण मॉडल है, ये भी पांचों चरण आप याद कर लेना, इनकी किताब याद कर लेना। अब देखो, हम थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट की बात करें। अब थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट यूं कहता है ना कि भाई कोई भी विकास प्रक्रिया है ना, वो समान रूप से लागू नहीं हो सकती। प्रत्येक देश का जो इतिहास, स्थिति, परिस्थितियां है ना, वो अलग अलग होती है। कई देश ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक साधन और संसाधनों से संपन्न होते हैं। जैसे हम खाड़ी देशों की चर्चा करें, ईरान इराक की चर्चा करें, ठीक है ना। अब खाड़ी देशों में प्रकृति ने वो सारी चीजें उनको ऑलरेडी दे रखी है। दुनिया भर का तेल निकलता है वहां से, खूब पैसे वाले हैं। अब इसमें तेल निकला तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, प्रकृति ने उनको दिया। तो प्रत्येक का इतिहास अलग होता है। कई देश ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा औपनिवेशिक शासन से प्रभावित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं। कई देश है, जैसे हम जापान की चर्चा करें, अब जापान में क्या है ना, अभी तो शांति है, लेकिन हर 5-7 साल में वहां पर भूकंप आने लग जाते हैं, पूरा जापान तहस नहस हो जाता है, फिर वो उठ खड़े होते हैं। ठीक है ना। कई क्या होता है, जैसे हम युद्धरत देशों की चर्चा करें, अब युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो आर्थिक विकास की सिचुएशन है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसकी बात कौन करता है, थ्योरीज और अंडर डेवलपमेंट, है ना। इन्होंने देशों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है। एक तो ये यूं कहता है कि केंद्र के देश, और जिसके बाद में परिधि के देश। केंद्र के देश वो होते हैं जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, है ना, और परिधि के देश ऐसे होते हैं जो कम विकसित है या विकासशील होने की दिशा में प्रयासरत है। अब ध्यान रखना कि ये जो कोर कंट्री होती है ना, ये भाई साहब परिधि के देशों से शोषणकारी संबंध रखती है, शोषण करती है। मतलब जो परिधि के देश होते हैं ना, वहां पर केवल कच्चा माल ही पैदा होता है, प्राइमरी सेक्टर में ही उनका ज्यादा हस्तक्षेप रहता है। तो अब ये डिपेंड किस पे रहते हैं, कोर कंट्री पे डिपेंड रहते हैं, विकसित देशों पे डिपेंड रहते हैं। क्योंकि विकसित देश है ना, अगर उनका कच्चा माल खरीदना बंद कर दें तो भाई उनकी अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ा जाएगी। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे देश है ना, वो पिछड़ेपन का शिकार रहते हैं, बहुत सारे देश हैं वो गरीबी का शिकार रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, जब तक वैश्विक पूंजीवाद को फायदा मिलता है, परिधि में निवेश और रोजगार बढ़ाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और जैसे हम पाकिस्तान की चर्चा करें, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पाकिस्तान वैसे भी परिधि कंट्री में आता है, गरीब और भूखा देश है ना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अब कोई पाकिस्तान हितैषी साथी बुरा मत मानना, पाकिस्तान के आप वीडियो देखोगे ना, उनके मकानों पे प्लास्टर ही नहीं है। जो मकान हमारे यहाँ पर 30-35 साल पहले मिलते थे ना, वहाँ पाकिस्तान के मकान मिलते हैं। अगर किसी के मन में ये इच्छाएं है ना कि हमारे बाप दादाओं की शादी कैसे होती थी, उस टाइम किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था, अभी पाकिस्तान में वर्तमान शादियों को देख ले। अब जैसे मुद्दा यह है कि अमेरिका और चाइना की चर्चा करें, ये लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान में निवेश करेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि हाँ पाकिस्तान से मुनाफा होना बंद हो गया, वो पाकिस्तान से विमुख हो जाएंगे, उससे मुंह मोड़ ले जाएंगे, है ना। तो ये भी किसी भी देश की गरीबी के लिए प्रमुख रूप से कारण को उत्तरदायी माना जाता है। अब देखो साहब, अब हम मेन सिद्धांत की चर्चा करें, डब्ल्यू रोस्टो हमने पढ़ लिया। अब हम चर्चा करें इमैनुअल वॉलरस्टीन की, है ना, पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो इमैनुअल वॉलरस्टीन साहब थे ना, ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन समाजशास्त्री कह सकते हैं, अमेरिकन अर्थशास्त्री कह सकते हैं। इनकी बहुत फेमस किताब है जो आपसे पूछी जा सकती है, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, 1974 को लिखी गई थी। और दुनिया के देशों को इन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी देश हैं ना,
तीन स्ट्रक्चर बनाइए। जो पहले प्रकार के देश होते हैं उन्हें कोर कंट्री बोला जाता है, यानी केंद्र के देश। दूसरे देश होते हैं वो परिधि वाले देश होते हैं, और तीसरे देश होते हैं ना वो अर्ध परिधि वाले देश होते हैं। जो केंद्र के देश होते हैं ना वो विकसित देश होते हैं, वो संपन्न देश होते हैं। वो प्रत्येक तरीके से दुनिया के बिल्कुल ऐसे देश होते हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे हम पश्चिम यूरोप या अमेरिका की चर्चा करें, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में परिधि के देश क्या होते हैं, विकासशील होते हैं या अविकसित होते हैं। एक तरीके से हम उनको कह सकते हैं गरीब देश। और ध्यान रखना ये जो तीसरे प्रकार के देश होते हैं ना, ये बीच के देश होते हैं। ये थोड़े से विकसित होते हैं, थोड़े से गरीब होते हैं, ठीक है ना। तो दुनिया के तमाम देशों को तीन भागों में बांटा है इमैनुअल वॉलरस्टीन ने। विश्व व्यवस्था सिद्धांत या विश्व अर्थव्यवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ना परिधि के देश, ये सस्ते मजदूर और कच्चा माल है ना, ये प्रोवाइड करवाते हैं। किनको? कोर कंट्रियों को प्रोवाइड करवाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे साथियों हम अफ्रीका की चर्चा करें, अफ्रीकन लोग दुनिया के तमाम हिस्से में मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है। जैसे हम कई बार ये सुनते भी है ना कि पानी का जहाज जा रहा था, सोमालिया देश जैसे ही आया तो समुद्री लुटेरों ने हम पानी के जहाज है उसको लूट लिया, क्योंकि भाई मरता क्या नहीं करता, वो लोग गरीब हैं, वो ऐसे ही अपना रोजगार चला रहे हैं। तो ये जो है ना कोर कंट्री वाले हैं, ये कोर कंट्री वाले क्या करते हैं, इनका शोषण करते हैं। जिसके बाद में ये बीच के देश आ जाएंगे, दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी परिधि देशों का शोषण करते हैं, लेकिन इनका शोषण है जो कौन करता है, कोर कंट्री यानी केंद्र वाले देश हैं जो इनका शोषण करते हैं, ठीक है। इस तरीके के दुनिया को तीन भागों में वर्गीकृत किया है इमैनुअल वॉलरस्टीन ने। सबसे पहले केंद्र के देश, वो बहुत ज़्यादा विकसित है। परिधि वाले देश वो बहुत ज़्यादा गरीब है। और अर्ध परिधि वाले देश वो बीच के हैं, ठीक है। ये जो किताब है इस किताब को याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब फिर बात ये निकल कर आती है, गुरुजी इस सिद्धांत से थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट का क्या मतलब निकला? मतलब यही निकला ना। अब परिधि वाले देश क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट से, कि हम भी विकसित हो सकते थे लेकिन हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारा शोषण किससे किया जा रहा है? अर्ध परिधि और केंद्र के देश हैं उनके द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारे यहाँ कच्चा माल तो है लेकिन कच्चे माल का उचित दाम नहीं मिल रहा। हमारे पास एक लेबर तो है, मैन पावर तो है हमारे पास, लेकिन भाई उसका सही आकलन नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। हमारे देश में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या है, गरीब है ना। ये बात कहते हैं। जिसके बाद में जो अगला सिद्धांत निकल कर आता है वो है गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत। ध्यान रखना, ये जो गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत है ना, ये रैगनर नरकशे ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत रैगनर नरकशे ने दिया। और पता है रैगनर नरकशे क्या कहता है कोई देश या व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लाइन है ना हूबहू परीक्षा में उठ के आ सकती है। आश्चर्यचकित मत हो ना आप कि ये किसने कहा था कि एक देश गरीब है क्योंकि वह क्या है, गरीब है। इनकी किताब थी बहुत फेमस, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मुलेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, 1953 को लिखी गई थी। अब पता है इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इन्होंने ऐसा कहा है कि भाई गरीबी है ना, वो गरीबी का कारण बनता है। गरीबी का कारण इसलिए बनता है कि गरीब व्यक्ति है उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। ज़्यादा पैसा नहीं होता तो बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाती, उसको बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पाता, यहाँ तक कि वो है ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाता। आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि पैसे से पैसा बनता है। ये बात कार्ल मार्क्स ने भी कही है कि पूंजीपति है ना वो और ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब लोग है ना वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो इसका कारण यही है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, उसके पास हुनर तो है, वो कोई बिजनेस करना चाहता है, छोटा मोटा स्टार्टअप करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो गरीब है ना, जो गरीब ही रहेगा। इसकी बात करता है रैगनर नरकशे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं, दो साइड बताई हैं। एक पहली साइड बताई है सप्लाई साइड, इनको याद कर लेना। एक तो ये सप्लाई साइड की बात करते हैं और एक डिमांड साइड की बात करते हैं,
ठीक है, सप्लाई साइड और डिमांड साइड। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसकी लो इनकम है, अब ये बात पता है कि लो इनकम है तो भाई लो सेविंग भी है, कम कमाता है तो कम बचाएगा, और कम बचाएगा तो कम निवेश करेगा, कम निवेश करेगा तो पूंजी की कमी होगी, पूंजी की कमी होगी तो लो प्रोडक्टिविटी रहेगी, कम उत्पादकता रहेगी, और परिणाम ये रहेगा कि वो क्या है ना, गरीब का गरीब ही रह जाएगा। अब ये व्यक्ति के संदर्भ में बात नहीं हो रही, यहां पर ये व्यक्ति के संदर्भ में बात नहीं हो रही, ये देश के संदर्भ में बात हो रही है। जैसे मान लेते हैं कोई देश है, अब सोमालिया ही ले लो आप, तो अरे मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं जो किताबों में आप ये माथा दिन भर खपा दोगे ना, ये अमृत नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो रैगनर नरकस यूं कहता है कि गरीबी का कारण स्वयं गरीबी है। वो यूं कहता है कोई देश है जिनकी भाई लो इनकम है, ठीक है, जीडीपी उसकी कम है, पैसे नहीं है उसके पास, पैसे नहीं है तो बचत कम है, क्योंकि वो उतना ही कमाता है, उतना ही कमाता है जो लोगों पे खर्च कर देता है। बड़ी मुश्किल से बेसिक जरूरतें लोगों की पूरी हो रही है तो वो बचाएगा कहाँ से? अगर वो बचाएगा नहीं तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, पूंजी की कमी हो जाएगी और लो प्रोडक्टिविटी रहेगी। भाई इन्वेस्टमेंट करेगा तभी तो कुछ निकल कर आएगा। फिर मामला ये रहेगा कि वह गरीब का गरीब रहेगा। जिसके बाद में दूसरा डिमांड साइड है, डिमांड साइड बाजार चक्कर की मांग की कमी से जुड़ा है। जैसे कम आय है तो कम क्रय शक्ति है, ठीक है ना। भाई आय कम होगी तो खरीदार कम मिलेंगे ना, खरीदार कम मिलेंगे तो जो प्रोडक्ट बना है वो दुकान में वैसा का वैसा रहेगा, है ना। उससे डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, है ना। अब ये बात तो सत्य है ना। जैसे मान लेते हैं, इसको इस तरीके से समझो, जैसे कोई अपन मान लेते हैं कोई साबुन है और उस साबुन का नाम है लक्ष्य, ठीक है ना। अब ध्यान रखें लक्स साबुन में बहुत सारी क्वालिटियां हैं। जैसे मैसूर साबुन आता है, 60 रुपए का एक साबुन है और अच्छा साबुन है। मैसूर साबुन ऐसा बताते हैं कि पूरी तरीके से प्राकृतिक है मैसूर साबुन, इसको ऐसा समझ लो, है ना। लक्स साबुन तो आपने लगाया होगा, उसी तरीके से एक मैसूर साबुन है ना। अब ये जो मैसूर साबुन है ना, इसमें क्वालिटी अच्छी है, मैं इसको यूज करता हूं। अब लोगों के पास कम आय है, पैसे ही नहीं है, तो मैसूर साबुन को कोई कैसे खरीदेगा? तो ये जो परचेजिंग पावर है ना, जो खरीदने की शक्ति है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ऑटोमेटिक कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हो जाएगी तो जो मैसूर साबुन बनाने वाली कंपनी है ना, वो भाई क्यों पैसा खर्च करेगी इस प्रोडक्ट पे? प्रोडक्ट को तो कोई खरीद ही नहीं रहा। अब प्रोडक्ट को कोई खरीद ही नहीं रहा तो फिर रोजगार नहीं मिलेगा। रहे सहे जो मैसूर कंपनी के कर्मचारी हैं फैक्ट्री में, उनको निकाल देगी कंपनी की, भाई हमारे साबुन को कोई खरीद ही नहीं रहा। तो ध्यान रखें, गरीबी का कारण स्वयं गरीबी है। इसकी बात कौन करता है? नरकसे करता है ना। और इसने एक और पहलू बताया है, ह्यूमन कैपिटल, मानव को भी जोड़ा है कि कम आय होती है लोगों की, कम आय होती है तो अच्छा खाना पीना नहीं मिलता, अच्छा खाना पीना नहीं मिलता तो कुपोषण और उनका हेल्थ खराब हो जाती है, उनका स्केल खराब हो जाता है, बेहतर एजुकेशन नहीं ले पाते, कार्य करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। कार्य करने की क्षमता कम होती है तो वो एक बेहतर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बेहतर प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो जो इनकम होगी ना वो भी कम होगी। इनकम होगी तो घुमा फिरा कर वही बात निकल कर आ रही है मतलब गरीबी का कारण गरीबी है, ठीक है ना। इसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे एक तो बिग पुश थ्योरी है, मतलब आप सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किया जाए, है ना, ताकि इस तरीके की समस्या से निकाला जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, बाहर के देशों को आमंत्रित किया जाए कि आप हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको कच्चा माल प्रोवाइड करवाएंगे, सस्ते मजदूर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी गरीबी दूर हो सकती है। एक ये वित्तीय समावेशन की बात करता है, ठीक है। गरीबों को या ऐसे व्यक्ति जो कुछ रोजगार करना चाह रहे हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ध्यान रखें, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत, इसकी बात रैगनर नरकसे करता है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी,
इसके बाद इमैनुअल वॉलरस्टीन करता है, ठीक है ना। और डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव ने कितने सिद्धांत बताए? 5 सिद्धांत बताए, है ना। रोस्टोव के जो पांचों सिद्धांत हैं उनकी तुलना उन्होंने एक उड़ान भरते हुए हवाई जहाज से करी है ना। तो ये आप याद कर लेना, सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों की बात कौन करता है? नरकसे करता है। जिसके बाद में तीसरा जो सिद्धांत निकल कर आता है ना, वो निकल कर आता है बिग पुश थ्योरी, है ना। बिग पुश थ्योरी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिग पुश थ्योरी की बात करता है रोजेनस्टीन रोडान। हो सकता है कि आपके लिए ये शब्द है ना जो बिल्कुल नया हो, लेकिन प्रश्न बनेगा, टॉपिक आपके सिलेबस में है। यहाँ पर याद रखें कि आजकल पता ही नहीं चलता भाई कहाँ से प्रश्न पूछे जाए, ठीक है। अब अगर हम रोडान की चर्चा करें, ठीक है, ये प्रमुख रूप से अर्थशास्त्री थे, है ना। और इन्होंने बड़े धक्के का सिद्धांत दिया है। मतलब ध्यान रखें कि ये यूं कहते हैं कि आप एक बार में ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ताकि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है ना उसको बड़ा धक्का मिल जाए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, है ना, आप समझना इस चीज को। पहले पानी पी लेता हूं, मुंह सूख रहा है ना। अब पता है, अब ये कोई देश है, इसको ऐसे समझिए, ये कोई देश है ना। अब ये देश है, अब हम क्या करते हैं, इस देश में थोड़ा थोड़ा चीनी डालते हैं, ठीक है ना। इसको मीठा करना है। अब मैंने क्या किया, चुटकी भर चीनी या चुटकी भर मीठा उठाया और इसमें डाल दिया। ये मीठा होगा, ये मीठा नहीं होगा। फिर मैंने थोड़ा सा चुटकी भर उससे ज़्यादा और मीठा उठाया और इसमें डाल दिया। ये मीठा होगा, ये मीठा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो बिग पुश थ्योरी है ना, रोडान साहब वो यूं ही कहते हैं कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी, ऐसे इसको भरो, एक जबरदस्त इसको भरो हथेली में पूरे मीठे को और इसमें डाल दो, फिर देखो कि मीठा होगा या नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर रोडान साहब यही कहता है कि छोटे छोटे प्रयास करने की बजाय एक बार ही आप जबरदस्त प्रयास कीजिए, ठीक है। लिख भी रखा है कि थोड़े थोड़े निवेश की बजाय बड़े स्तर पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जबरदस्त प्रोग्रेस हो पाए, ठीक है ना। तो अलग अलग इन्होंने आधार बताए हैं, जैसे आधारभूत, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें करना, मांग की अभिविभाज्यता, बचत की अभिविभाज्यता, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की अभिविभाज्यताएं बताई हैं, इनको आप याद कर लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़े और फिर अगला सिद्धांत निकल कर आता है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। और ध्यान रखना ये जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी है ना, इसकी बात करते हैं हार्वे लिबेनस्टीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हार्वे लिबेनस्टीन साहब की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको भी याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना। अब पता है ये क्या कहते हैं, लेवेनस्टीन साहब है, ये यूं कहते हैं कि यदि कोई देश की सरकार विकास के लिए बहुत छोटा या धीमा निवेश करती है तो विरोधी ताकतें क्या होती है, उस देश की भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, वो तो उसको वैसे ही निगल जाती है ना। अब समुंदर है, समुंदर में एक बाल्टी कलर डालने से क्या समुंदर का रंग हरा पीला लाल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बात भी यही कहता है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, कि भाई एक निश्चित पैमाना होना चाहिए, एक निश्चित पैमाने तक बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सरकार छोटा छोटा प्रयास करेगी ना उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव निकलने वाला नहीं है, बल्कि वो सरकार का जो प्रभाव है ना कुछ समय बाद में निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आय बढ़ाने वाले कुछ फोर्स बताए हैं, है ना, जिनसे आय बढ़ती है, टेक्नोलॉजी हो गई, शिक्षा हो गई, कैपिटल यानी पूंजी हो गई, और जिसके बाद में कोई नया इन्वेस्टमेंट हो गया, आय घटाने वाले, मतलब ये ताकतें। अब यहाँ पर देखो ये है ना, ये भाई साहब यूं कहना चाह रहा है
जैसे सरकार है ना वो आय बढ़ाना चाहती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार तो करना चाहती है, लेकिन वो क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रही है। अब ये जो थोड़े थोड़े प्रयास है ना, इनको आय घटाने वाले जो फोर्स है ना वो खत्म कर देते हैं। जैसे जनसंख्या की बात करें, अब भाई साहब जनसंख्या बढ़ रही है बड़े स्तर पर, और सरकार है ना प्रयास कर रही है छोटे स्तर पर, तो कैसे होगा? ठीक है ना। तो लेबेनस्टीन का यही इन्होंने लॉजिक ये दिया था कि एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टमेंट एक निश्चित मात्रा से अधिक नहीं होगा तब तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो याद रखें, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, मतलब इन्होंने क्या किया है, मिनिमम एफर्ट का मतलब है एक निश्चित मात्रा, है ना, एक निश्चित मात्रा निर्धारित होनी चाहिए, और जो हमने मात्रा निर्धारित करी है ना उससे बेहतर ढंग का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लेवेनस्टेन करता है, बिग पुश थ्योरी इसकी बात रॉडान करता है, और जिसके बाद में गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत इसकी बात नरकसे करता है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत इसकी बात इमैनुअल वॉलरस्टीन करता है। ठीक है, फिर देखो साहब, अगला निकल कर आता है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप थ्योरी, यानी निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत। इक्विलिब्रियम थ्योरी ध्यान रखा, ये है ना निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत, ये दिया था आर नेल्सन ने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत, है ना, ये दिया था भाई साहब आर नेल्सन ने। और ध्यान रखना, ये यूं कहते हैं कि क्रिटिकल एफर्ट थ्योरी, मतलब जो लेवेनस्टीन का क्रिटिकल एफर्ट थ्योरी है ना एक निश्चित मात्रा तक इन्वेस्टमेंट की, लगभग उसी बात का ये समर्थन करते हैं। ये यूं कहता है कि कोई एक विकासशील देश चाहकर भी गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वह एक जाल में फंसा हुआ है। जैसे साथियों यहाँ पर लिख भी रखा है कि अल्प विकसित जो देश होते हैं जिनमें विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, प्रति व्यक्ति आय इतनी कम होती है कि सिर्फ जीवन जीने के न्यूनतम स्तर के बराबर ही होती है, वो इतना ही कमा पाते हैं। जैसे हमने चर्चा की ना, डब्ल्यू रोस्टोव की चर्चा की, ट्रेडिशनल सोसाइटी की चर्चा की, कि वो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही कमाते हैं, उनके पास इतना ही पैदा होता है कि वो कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, जब इन देशों में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो जनसंख्या भी तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ी हुई जनसंख्या है ना प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म कर देगी, ये भी एक मुद्दा है। मतलब अर्थव्यवस्था घूम फिरकर वहीं पे आ जानी है। जैसे हम चर्चा करें, किसी देश में 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति अभी तक 100 रुपए कमाते हैं, ठीक है, अब वही 100 व्यक्ति है ना कुछ समय बाद में 1000 कमाने लग गए। अब भाई ज्यादा पैसा आएगा तो लाइफ स्टाइल तो बेहतर होगी ना, सुख सुविधाएं भी अच्छी होंगी, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिलेगी, तो लोग कम बीमार होंगे, कम बीमार होंगे तो कम कब कम मरेंगे मृत्यु दर है ना वो कम हो जाएगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी तो जनसंख्या फिर बढ़ेगी। तो वो जो प्रयास किया है ना वो घूम फिरकर वहीं पे आ जाना है। ठीक है, तो निम्न स्तरीय संतुलन जाल बोला है, मतलब ट्रैप में फंसी हुई है, इसको ऐसे समझो, है ना, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है ना वो किस में फंसी हुई है, ट्रैप में, वो जाल में फंसी हुई है मतलब यार ये लोग भी बड़े मजेदार थे। ठीक है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन्होंने सही भी कहा है। जैसे ये यूं कहते हैं, अभी लेवेनस्टाइन की मैंने बात करी, लेवेनस्टाइन यूं कहता है कि एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए, अगर निश्चित मात्रा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना तो भाई साहब उसका प्रभाव है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लैनसन ने क्या कहा है कि ठीक है आपने लोगों का प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ा दी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने से उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा तो उनमें जो जनसंख्या वृद्धि है ना वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा मरते हैं, हारी बीमारी भुखमरी से, है ना, गरीब लोगों पर ही ज़्यादा असर दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी ये जो है ना भाई साहब लैनसन साहब ये यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप थ्योरी इसकी बात नैनसन साहब करते हैं। हाँ, इसके पीछे प्रमुख कारण भी इन्होंने बताए हैं। ठीक है, ये अलग अलग है, हाँ पढ़ लेना इनको, वही बात। जिसके बाद में एक अगला है सोशल ड्यूअलिज्म थ्योरी,
ठीक है। अब ये जो है ना सोशल ड्यूअलिज्म थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करता है J.H. बुके, है ना, डच अर्थशास्त्री थे। और खासकर इन्होंने यूं कहा है कि कोई देश गरीब है ना, तो वो अपनी संरचना की वजह से गरीब है। जैसे डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना को बनाने वाले भी हम ही हैं, संरचना को बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। विशेषकर एशिया के देश और अफ्रीका के देश, यहाँ पर बुके साहब ने इन देशों का हवाला दिया है और कहा है कि इन देशों में दो तरीके की संरचना पाई जाती है। जैसे हम साथियों चर्चा करें, पश्चिमी क्षेत्र की चर्चा करें, एक तरफ हम पूर्वी क्षेत्र की चर्चा करें। और जो पश्चिम के देश होते हैं ना, वो पूंजीवादी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, वो संगठित होते हैं, उनके पास अच्छी खासी मशीनें होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है ना, वो भी बहुत बड़े लेवल पर होता है। ठीक है। और पूर्व के देश, ये कृषि आधारित होते हैं, ये असंगठित होते हैं, ये रूढ़िवादी होते हैं, ये पारंपरिक होते हैं। तो ये देश है ना जो अपनी वजह से पिछड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर बेवर ने एक बात कही थी कि भारत में पूंजीवाद इसलिए नहीं पनपा कि भारत में धार्मिक पाखंड और आडंबर बहुत ज्यादा थे। जैसे हम भागवादिता थ्योरी की चर्चा करें, है ना, जैसे हम भागवादिता की चर्चा करें, अब हमारे यहाँ किस्मत को बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है। और कोई नई चीज करने से पहले पता है, ये सत्य बात है, आप महीने के चाहे 4 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन फिर भी आपके घर वाले क्या कहेंगे कि कोई सरकारी नौकरी देखो, क्योंकि यहां लोगों को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। ये सत्य बात है। कोई खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, अब जैसे अंबानी, धीरू भाई अंबानी साहब है, आज सरकारी नौकरी कर रहे होते तो क्या इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होता? लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं, क्या वो करवा पाते? तो ये डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर है कि यहाँ की संरचना में वो सारी चीजें हैं। संरचना क्या करती है कि किसी देश को विकसित नहीं होने देती। थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी वजह से भी पिछड़ापन और शोषण हो रहा है। ठीक है। तो ये सोशल ड्यूअलिज्म थ्योरी है ना, इसकी बात बुके करते हैं। ठीक है। जैसे हम चर्चा करें पारंपरिक समाज, अब यहाँ पे लोग कह देते हैं हमारी तो सीमित आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं है हमें ज्यादा की। यहाँ आर्थिक प्रेरणाओं की कमी है, विशेषकर पूर्वी देश और अफ्रीकन देशों की चर्चा करें। ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो कंट्री है ना, वो पिछड़ रही है। फिर जिसके बाद में थ्योरी ऑफ ड्यूअलिटी की बात करें, उसी तरीके से थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म की बात करें, है ना। ध्यान रखना, सोशल ड्यूअलिज्म की बात तो बुके करता है, ये समझना प्रश्न में यहाँ पर लॉजिक छुपा हुआ है। सोशल ड्यूअलिज्म की बात बुके करता है और टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म है ना, इसकी बात बेंजामिन हिंगिस करता है। बुके से ही प्रभावित थे ये भाई साहब भी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उन्होंने सामाजिक संरचना के द्वैतवाद की बात की है, तो यहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजी के द्वैतवाद की बात की है। जैसे दो सेक्टर होते हैं, एक तो मॉडर्न सेक्टर होता है, एक ट्रेडिशनल सेक्टर होता है। मॉडर्न सेक्टर जिसमें कैपिटल को महत्व दिया जाता है, पूंजी को, ठीक है ना, बड़े बड़े उद्योग धंधों को महत्व दिया जाता है, आधुनिक व्यापार को महत्व दिया जाता है। कुछ पारंपरिक क्षेत्र होते हैं, कृषि आधारित होते हैं, लघु उद्योग आधारित होते हैं, कुटीर उद्योग आधारित होते हैं। इनोवेशन का प्रभाव यहाँ पर कम पाया जाता है। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी, हिंगिस यूं कहता है कि टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म है ना, इसकी वजह से भी कोई देश है वो क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। ठीक है। फिर जिसके बाद में अगला निकल कर आता है आर्थर लुइस का द्वैतवादी मॉडल, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो द्वैतवादी मॉडल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। ठीक है। ये इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं, पूछा जा सकता है। 3 प्रमुख बातों की बात करता है ये, है ना, लुइस मॉडल है ना, वो 3 बातों की बात करता है। ये यूं कहता है कि गांव में फालतू मजदूर है। ठीक है। विकासशील देशों के गांव में जरूरत से ज्यादा मजदूर लगे हुए हैं। इनमें से अगर कुछ मजदूरों को हटा भी दिया जाए तो खेती के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर सस्ते में शहर को ट्रांसफर। और ये जो फालतू मजदूर है ना, आवश्यकता थी 50 लोगों की, लगे हुए थे 100 लोग, तो वो जो 50 एक्स्ट्रा लोग हैं, इनको निकाल कर शहरों की तरफ भेज दिया जाए। ठीक है।
और फैक्ट्रियों पर काम पर लगा दिया जाए। मुनाफा और विकास, फैक्ट्रियों के मालिकों को सस्ते में मजदूर मिल जाएंगे, मोटा मुनाफा होगा। इस मुनाफे से नई मशीन, नई फैक्ट्रियां निवेश करेंगे तो देश का जो औद्योगिक विकास है ना वो भी बढ़ जाएगा। यार इन्होंने कहाँ दिमाग घुमाया है, ये समझ नहीं आ रहा। पता है ये क्या कह रहा है, मैं बता दूं। ये भाई साहब केरीबियाई के रहने वाले थे, ठीक है। अब कोई देश है, सुनो, कोई देश है और उसका नाम है XYZ है, किसी देश का नाम, ठीक है। अब दो तरीके के स्ट्रक्चर होती हैं, एक तो होती है ग्रामीण संरचना और जिसके बाद में एक होती है नगरीय संरचना। अब ये ऑर्थर लुइस है ना, वो यूं कहता है कि गांव में जो फालतू मजदूर है ना, इन फालतू मजदूरों को कहाँ भेज दो आप, शहरों में भेज दो, क्योंकि शहरों में उद्योग धंधे फैक्ट्रियां हैं, गांव में ऐसा होता नहीं है। तो शहर का जो है ना उद्योग धंधे और फैक्ट्री है, उनके मालिकों को क्या होगा कि सस्ते मजदूर भी मिल जाएंगे। उनको सस्ते मजदूर मिलेंगे, ये बचत होगी। साथ ही जब गांव के मजदूर शहर में जाएंगे ना, तो वो जो प्रोडक्शन करेंगे उससे देश की अर्थव्यवस्था है ना वो भी डेवलप होगी। ठीक है ना। तो इसकी बात किसने की है, ऑर्थर लुइस ने की है ना। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, आप तो ये जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड याद कर लेना। जैसे ये कीवर्ड निकल कर आए, आर्थर लुइस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर जिसके बाद में मतलब इनडायरेक्टली ये यूं कहना चाह रहा है कि जो बेकाम के लोग हैं ना, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसी जगह भेजो जहां उनकी ज़रूरत है। फिर जो अगला सिद्धांत निकल कर आता है वो रेनिस फाई मॉडल निकल कर आता है ना। ये दो व्यक्ति थे, गुस्ताव रेनिस और जान फेई। इन्होंने 3 चरण बताए हैं। पहला जो चरण बताया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का चरण बताया है ना। कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा मजदूर लगे रहते हैं, है ना, जिनका सीमांत उत्पादक है वो जीरो रहता है, ठीक है। तो ये जो जीरो उत्पादन वाले मजदूर है ना, गाँव से निकाल कर उद्योगों में इनको भेज दिया जाए, इससे यहाँ नुकसान नहीं होगा। वही बात कह रहे हैं, जो ये बात कही है ना ऑर्थर लुइस ने कही है, वही बात इसने कही है। 3 चरण बताए हैं। पहला प्रच्छन्न बेरोजगारी चरण, इसमें फालतू मजदूर जो पैदा कुछ नहीं कर रहे, वो केवल बोझ है, उनको शहरों की तरफ यानी उद्योग धंधों की तरफ भेज दिया जाए। फिर एक दूसरा है कि कृषि से और मजदूरों को, फिर और मजदूरों को वहां भेजा जाए, ठीक है ना। अब इन मजदूरों की उत्पादकता शून्य नहीं है, लेकिन यह उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से कम है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि शहरों में अनाज की कमी हो जाएगी, भोजन महंगा होगा, कृषि जन संकट है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर व्यवसायिक और आधुनिक चरण है तीसरा, टर्निंग पॉइंट चरण कहा है इन्होंने। कृषि में फालतू मजदूर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। अब कृषि में बचे हुए मजदूरों की उत्पादकता मजदूरी से अधिक हो जाए। मतलब कुल मिलाकर मैं बताऊं ना ये क्या कहना चाह रहा है, तीनों चरण में ये यही कहना चाह रहा है, तीनों चरण में, कि जैसे हम BSNL की बात करें, इसको इस तरीके से समझो, जैसे हम BSNL की बात है, BSNL क्या है यार, कमाई हो रही है कम, सैलरी दे रहा है ज़्यादा, तो ये यही कह रहा है कि जो अनावश्यक लोग लगे हुए हैं ना BSNL में, उनको जियो में भेज दो, उनको एयरटेल में भेज दो, उनको दूसरे सेक्टर में भेज दो, ठीक है। अब दूसरे सेक्टर में जाने से क्या होगा कि जैसे BSNL कमाता है 100 और सैलरी देता है 500, जो फालतू लोग उधर चले जाएंगे ना, तो 100 लोगों की सैलरी है ना वो 100 रुपये में ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात रेनिस फाई मॉडल कहता है। जिसके बाद में फिर अगला निकल कर आता है, ये तीनों चरण याद कर लेना। फिर अगला निकल कर आता है हैरिस टोडारो मॉडल, ठीक है। विकासशील देशों में उच्च शहरी बेरोजगारी के बावजूद गांवों से शहरों की ओर होने वाले प्रवसन को स्पष्ट करता है, ठीक है। केवल वास्तविक मजदूरी को देखकर नहीं, बल्कि अपेक्षित आय की तुलना में पलायन करने का निर्णय लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है कि लोग है ना शहरों की तरफ प्रस्थान करते हैं एक अपेक्षित इनकम के लिए, कि हमें वहां पर इतनी इनकम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये मॉडल की प्रमुख बातें भी हैं कि श्रमिक शहरों में मिलने वाले उच्च वेतन से आकर्षित होते हैं, लेकिन शहरों में सभी को नौकरी नहीं मिल पाती। और जो प्रवासी श्रमिक होते हैं ना, अपनी ग्रामीण आय की तुलना में शहरों में मिलने वाली अपेक्षित वेतन इत्यादि से वो क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है।
मतलब कुल मिलाकर आप ये समझे कि इनका जो है ना, एरिस्टोडारो का ये जो मॉडल है, इसमें दो क्षेत्रों में विभाजित किया है अर्थव्यवस्था को। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जहाँ मजदूरी कम होती है लेकिन रोजगार की पूरी गारंटी होती है, और शहरी अवस्था जहाँ वेतन या मजबूरी मजदूरी बहुत अधिक होती है लेकिन रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, फिर जिसके बाद में हाँ, एक ये सिद्धांत निकल कर आता है, थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये बेवर का निकल कर आता है। ये इनकी बहुत फेमस किताब है, द प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। अब कोई देश गरीब इसलिए है, इन्होंने भी कारण दिए हैं, मेनली गुन्नार मिडल और बेवर ने कारण दिए हैं कि यूरोप में पूंजीवाद इसलिए आया क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट धर्म था ना, उसमें वो सारी बातें थी जिसकी वजह से किसी देश का आर्थिक विकास हो सके। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए धर्म को उत्तरदायी माना है, किसने? बेवर ने। ठीक है ना, जैसे ये प्रोटेस्टेंट नैतिकता की बात करता है। ठीक है, और बहुत सारे देश जिसमें उसने हमारे देश का भी जिक्र किया है, रूढ़िवादी सोच थी, अंधविश्वास था, शिक्षा का अभाव था, जिसकी वजह से डेवलप नहीं हो पाया। उसी तरीके से गुन्नार मिडल है, इनकी एक बहुत फेमस किताब है, स्वीडन के रहने वाले थे, एशियन ड्रामा। ठीक है, एशियन ड्रामा, गुन्नार मिडल ने भी, ये लिबरल अप्रोच से आते हैं, ध्यान रखना, ये लिबरल से आते हैं, है ना, लिबरल से आते हैं बेवर साहब भी। ठीक है, और जिसके बाद में मिर्डल भी। ठीक है, और ये किताब है, ये याद कर लेना, पूछी जा सकती है। मतलब इन्होंने कहा गरीब और अविकसित एक दूसरे को लगातार बट, और बिल्कुल सही है, गरीबी और अंडर डेवलपमेंट है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक समस्या दूसरी समस्या को पैदा करती है। ठीक है, यानी गरीबी के कारण गरीबी है, जैसे रेनगर नरकसे ने वो बात कही है, इन्होंने भी साइकिल की बात की है। गरीबी, अब गरीबी से प्रारंभ होता है, कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादनता, और फिर गरीबी। हाँ, सॉफ्ट स्टेट की भी बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ जुड़ा हुआ। थ्योरी ऑफ सॉफ्ट स्टेट, गुन्नार मिडल। ठीक है, विकासशील देशों में कानून और नीतियों का सही पालन नहीं होता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनुशासनहीनता, ये विकास में बाधक बनते हैं। सॉफ्ट स्टेट की बात की है, राज की भूमिका की भी बात की है कि राज को हेल्थ सेक्टर पे, रोजगार और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये लो साहब, आपकी जो क्लास है लगभग 47 मिनट की हो गई। जैसे अब मैं इसको एक बार रिवाइज करवा दूं, एशियन ड्रामा की बात गुन्नार मिडल करता है, सॉफ्ट स्टेट की बात गुन्नार मिडल करता है। ठीक है ना, रोल ऑफ स्टेट, राज की भूमिका, इसकी बात भी कौन करता है? गुन्नार मिडल करता है ना। और लिबरल अप्रोच से आते हैं ये बेवर, वो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए धर्म और संस्कृति को जिम्मेदार मानता है, द प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना, दुनिया के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया था। फिर जिसके बाद में एरिस्टोडारो मॉडल, ये प्रवचन की बात करता है, ग्रामीण प्रवचन मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, है ना। ये यूं कहते हैं कि गांव में मजदूरी कम होती है लेकिन रोजगार की गारंटी है। ठीक है, शहरों में मजदूरी ज़्यादा है लेकिन रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। फिर जिसके बाद में रैनिस फेई मॉडल है ना, ये भी अलग अलग उसी की तरह बात करता है मजदूरों की। फिर आर्थर लुइस मॉडल, ठीक है, ये भी फालतू मजदूरों को काम पे लगाने की। और जिसके बाद में टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म, बेंजामिन हिंगिस करता है। सोशल डुअलिज्म, जेम्स बुके करता है। और फिर लो लेवल इक्विलिब्रियम नैन्सन करते हैं। फिर जिसके बाद में क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी हार्वे लिवेनस्टीन करते हैं। और बिग पुश थ्योरी रोडान करते हैं। और जिसके बाद में गरीबी दुष्चक्कर नरकसे करते हैं। ठीक है, इन्होंने 2 साइड बताई हैं, एक तो उन्होंने सप्लाई, एक डिमांड साइड। ठीक है, फिर विश्व व्यवस्था इमैनुअल वॉलरस्टीन करता है। और ये डब्ल्यू रोस्टोव का आर्थिक विकास सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो साहब, हमारी जो क्लास है ना, हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब इस क्लास में वही तो बातें बताई है मैंने, मिर्डल ने क्या कहा, रोस्टर ने क्या कहा, नरकसे ने क्या कहा, इमैनुअल वॉलरस्टीन ने क्या कहा, है ना, कि कोई देश पिछड़ा हुआ है
तो वो किस वजह से पिछड़ा हुआ है। प्रत्येक देश में पिछड़ेपन के जो कारण है ना वो अलग अलग हो सकते हैं, जबकि रोस्टोव यूं कहता है कि सारे देश में जो कारण होते हैं ना पिछड़ेपन के वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, इसीलिए अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े, ज़्यादा डूबना नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ें मुझे कंटेंट बनाने के लिए 6 से 7 घंटे लगे हैं। अब आपको ये बना बनाया 50 मिनट में आपका काम कंप्लीट, प्लस अंडरस्टैंडिंग तरीके से, समझ के तरीके से। अब किताब पढ़ते हैं ना तो भेजे से निकलती है ये बात, वो फिर बहुतों बार दिमाग लगाना पड़ता है कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है ना। अब वो बनी बनाया हलवा मिल रहा है, अब आपके ऊपर है, आप खा सको तो आपका भला, नहीं खा सको तो आपका भला। ठीक है, बाकी अच्छे से मेहनत करें, शुभकामना है। माँ शारदा प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।